हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का पोर्शन नंबर 2। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। जैसे कि मैंने बताया था, औद्योगिक क्रांति जब हुई थी, कॉलोनियल जब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट आ चुकी थी, तब हमारे यहाँ पर 2 पोर्शन का 2 जो है टेक्नोलॉजीज जो है ज़्यादा उजागर हुई थी। सबसे पहले थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल और सेकंड था हमारे स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज का। तो फर्स्ट पोर्शन में हमने फर्स्ट वीडियो में कॉटन टेक्सटाइल को अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। फर्स्ट पॉइंट कि टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि स्पेशली यहाँ पर टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में ही क्यों कहा गया है। तो देखिए, जब टीपू सुल्तान जो थे, जब उन्होंने 1799 में जब युद्ध किया था, उस समय में मैसूर का जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने अपनी तलवार से सभी को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। तो यहाँ पर उसी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया। वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन metallurgy by recognizing the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। कि जब वो मैसूर के 1799 के राजा बने थे, तो यहाँ पर हम स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत उन्हीं की तलवार से मानते हैं। Yes, for was the British and the fighting with his sword in his hand। उन्होंने ब्रिटिशों के छक्के छुड़ा दिए थे अपनी इस तलवार के माध्यम से। और कहा जाता है कि उनकी तलवार के जो एजेस थे, जो उनकी धार थी, वो इतनी तीखी थी कि दुश्मनों का जो कवच था, उनके जो आर्म्स थे, वो भी बिल्कुल कट जाते थे। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है इस तलवार को बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक माना जाता है। और अभी प्रेजेंट में ये तलवार कहाँ रखी गई है? जो इंग्लैंड में म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर ये तलवार आज भी सुरक्षित रखी हुई है। दैट स्टील कॉल्ड वुड्स विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। कि जो यहाँ पर एक वुड्स वर्ड आप देख रहे हैं, वुड्स, इस वुड्स वर्ड का मतलब होता है स्टील बोला जाता है इसे। और ये तलवार जो बनी हुई थी, ये आयरन प्लस वुड्स से मिलाकर बनी हुई थी, और इसमें कार्बन का कुछ पोर्शन मिलाया गया था, जो कि साउथ इंडिया में आज भी वहाँ पर इस चीज का बहुत फेमस कारखाने सिचुएटेड है। और यहाँ यही है कि स्वॉर्ड प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एजेस विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। और जो तलवार थी वो लहरदार शेप में बनाई हुई थी, और इसके एजेस बहुत शार्प थे, जो एक लोकप्रिय तलवार मानी गई थी। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। की जो लोहे में बहुत ही बारीक इसके कार्बन के जो है क्रिस्टल्स, कण को मिलाकर ये तलवार बनाई गई थी। फ्रांसिस ब्रिस्टन हु ट्रैवल्ड थ्रू द मैसूर इन 18 a year after Tipu Sultan's death has left us an account of the technique by which woods steel was produced in many hundreds of the smelting furnaces in Mysore। कि 1800 शताब्दी जो मतलब 18th सेंचुरी जब आई थी, आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद में ये देखा गया कि जब मैसूर की यात्रा पर कौन आए थे? फ्रांसिस बुकानन जब आए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि मैसूर की जितनी भी 1000 ऑफ जो ये भट्टियां जिसे बोला जाता था हिंदी में, वो भट्टियां जो है वुड स्टील उनमें बनाया जाता था। और इन भट्टियों में क्या करा जाता था कि जो कोयला होता था, जो कार्बन वुड्स होते थे, उनको मिलाकर छोटी उनके पॉट्स में रख देते थे, और उसको मेल्ट किया जाता था, गर्म किया जाता था। मेल्ट करने के बाद में क्या करा जाता था, इसमें बड़े जो है ब्लॉक्स बन जाते थे। उन ब्लॉक्स में क्या करते थे, इनके बाद में इन ब्लॉक्स से बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। और ये जो है केवल वही फेमस नहीं था, बल्कि भारत में हमारे इंडिया के वेस्ट वाले पोर्शन में ये तलवारें बनाने में यूज किए जाते थे। ये वाला भट्टियां जो सिल्लियां बनाए जाते थे, जो ब्लॉक्स बनाए जाते थे, उनको यूज किया जाता था। एंड वुड्स जो है, एक इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है स्टील। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब है स्टील, जिसे कन्नड़ भाषा में बोला जाता है उक्कू, तेलुगु में हुक्कू, और तमिल और मलयालम में उरुक्कू बोला जाता है। ये इसके बिगड़े हुए वर्ड्स हैं, जिनको लोगों ने अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग इनके प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था। इसका एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश में बनाया गया वुड्स, और इसका मीनिंग होता है स्टील। यस, आगे
देखिए, जो इंडियन बूस स्टील फ्रांसिस यूरोपियन साइंटिस्ट, जो यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये बताया कि ये काफी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब कंपटीशन में हाई क्वालिटी वाला बुक्स माना गया था। मिशेल फ्रांडे इज द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेशियम स्पेंट 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन बूट्स। जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबक का आविष्कार किया था, उन्होंने लगभग 4 साल तक इस चीज की खोज करी कि ये वुड्स नाम का जो एक धातु है या मेटल जो है एक, ये इसके बारे में उन्होंने बहुत जानकारी प्राप्त करी, जो 1818 से लगाकर 1820 तक इन्होंने अपनी सर्चिंग करी। Then was completed by loss of the mid 19th century। अब उसके बारे में इनको जो है साउथ में जाकर, साउथ इंडिया में इसकी खोज इन्होंने पूरी करी और लगभग इन्होंने यह बताया कि कंप्लीटली जो है ये एक
थे गाँव से। और कुछ जगह पर जहाँ पर जंगलों में गवर्नमेंट ने इनको क्या कर रखा था, परमिशन दे रखी थी कि भाई आप अपना कलेक्शन कर सकते हैं वुड्स का और फायर का। तो उन्होंने क्या किया कि उनको इतना टैक्सेस देना पड़ता था, इतना टैक्स पे करना पड़ता था कि उसकी वजह से जितने भी इन लोगों का अर्निंग नहीं होती थी उससे कई गुना ज़्यादा इनका टैक्स हो जाता था, तो वैसे परेशान हो जाते थे। तो 19वीं सेंचुरी लगभग जब होने लगी तो इसके समय में लोहे का, आयरन का और इस्पात का जो आयात भी होने लगा था, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होने लगा। इंपोर्ट होने की वजह से घरेलू लोहार बर्तन औजार आदि बनाने के लिए इसका इंपोर्ट जो आयरन होता था उसी का यूज करने लगे। और उससे क्या हुआ, जो यहाँ पर बनने वाला जो लोकल आयरन था उसकी डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ कि वो यहाँ पर बेरोजगार हो गए लोग। तो 20वीं सेंचुरी तक जो है आयरन का जो बनाने वाले कारीगर थे उनके सामने एक नई प्रॉब्लम का खड़ी हो गई। अब उन्होंने कहा कि अब हम करें क्या। अब इनके काम धंधे छीनने की वजह से इन लोगों को परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कॉटन टेक्सटाइल में भी जब टेक्सटाइल का जब नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, नई फैक्ट्रीज बनने लगी, जो मुंबई में सबसे पहले फैक्ट्री बनी थी, वैसे ही क्या हुआ स्टील इंडस्ट्री में भी एक नई क्रांति आई। उसमें भी आयरन और स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन द इंडिया में नई स्टील फैक्ट्री बनी। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्णन करेंगे टिस्को, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो भी इंडिया में हमारी नई फैक्ट्री बनने लगी, इसकी आयरन और स्टील फैक्ट्रीज का नया उदय हुआ। तो 1904 में 1904 में पहली फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें क्या हुआ कि हॉट मंथ ऑफ अप्रैल का महीना था। चार्ल्स बैड एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ऑफ द दरोबजी टाटा, अर्लिएस्ट सन ऑफ द जमशेदजी टाटा, ये दोनों आपस में क्या करने लगे, इन्होंने मिलकर एक नई फैक्ट्री बनाई जो कि है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने जगह ढूंढी जहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा आयरन डिपॉजिट था। They had spent many months of a costly venture looking for sources of good iron ore in the setup of the modern iron steel plant in India। और ये खोज कर रहे थे कि हम ऐसी जगह पैसा स्पेंड करें जहाँ पर बहुत अच्छी किस्म का हमें क्या मिल सके, आयरन मिल सके, जिससे कि हम एक नई कंपनी का या नई फैक्ट्री की शुरुआत करें जो हम इंडिया में ही ये बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं। तो जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि अपना जो है वो एक बड़ा पोर्शन अपनी विदाउट आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन और यहाँ पर स्थापित करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि जो दरोबजी टाटा थे वो और ये चार्ल्स बैड, ये दोनों घूमते घूमते गाँव में पहुंचे। वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग अपनी टोकरियों में कुछ लोहा लेकर जा रहे थे। तो इन्होंने रोककर पूछा कि आप ये कहाँ से लाए। तो उन लोगों ने इशारा किया कि उस पहाड़ी से हम लोग इसे खोद कर लाए हैं। वहाँ पर दरोबजी और चार्ल्स बैड जो थे ये दोनों मिलकर गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत फाइन क्वालिटी का क्या था, आयरन था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जहाँ पर वो आयरन उन्होंने सर्च किया था, ढूंढा था वो पहाड़ी, वहाँ पर पानी नहीं था। वहाँ पर पानी की बहुत कंडीशन खराब थी, बहुत ड्राई प्लेस था। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ से लाना शुरू किया। एंड वन एक्सप्लोरिंग द हिल इज द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट दे हैड टू द लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। राजहेरा हिल्स हैड कम टू द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, कि जो आज भी वर्ल्ड में फेमस है, इसके लिए इतना मशहूर है, इसके ओर्स के लिए फाइनेस्ट, आईएसओ के लिए जो आज भी जगह फेमस है, उसको इन्होंने खोज निकाला। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ प्रॉब्लम थी। द रीजन वाज ड्राई वाटर नेसेसरी टू रनिंग अ फैक्ट्री, कि वो जगह ड्राई थी और फैक्ट्री अगर वहाँ पर दरोबजी टाटा लगाते तो वहाँ पर क्या था कि फैक्ट्री चलाने के लिए पानी की नीड होती, और अगर पानी दूसरी जगह से सप्लाई किया जाता तो वो इम्पॉसिबल प्लांट कहलाता। तो वॉज नॉट बी फाउंड नियर
स्थापना करी, जिसे इंग्लिश में हिंदी शॉर्ट में बोला गया था जिसको वैसे इसका पर्टिकुलर नेम है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका क्वेश्चन बनकर आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को एंड व्हेन वाज इट सिचुएटेड। तो यहाँ पर यही लिखना पड़ेगा आपको कि 1912 में बनाया था और टिस्को का फुल फॉर्म है द टाटा स्टील फैक्ट्री ऑफ द स्टील कंपनी, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को वाज सेट अप इन द ऑपरेटिंग टाइम, ये सही समय पर स्थापित हो गई हमारे देश में कि जब बिल्कुल विलुप्त हो गया था हमारे देश का इस्पात कारखाना, उस समय सही समय पर स्थापित हो गई थी। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज द मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में जो है कारखाने स्थापित थे उसमें से हमारे जो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा था माल उसको नहीं मंगाकर बल्कि क्या किया इंडिया में ही हमारा जो यहाँ का माल था वो इम्पोर्ट बनाया जाने लगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया had provided a huge market for rail and Britain produced, जो ब्रिटेन जो था रेल यहाँ पर हमारे इंडिया में बनाए जाने वाले रेल पटरियों के लिए जो यहाँ पर स्टील भेजा जाता था कहाँ से, ब्रिटेन से, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब यहीं पर हमारे जहाँ बनने वाले लोहा इस्पात से पटरियाँ बनाई जाने लगी। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन इंडियन रेलवे वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी द प्रोड्यूस इन इंडिया, और जितने भी ब्रिटेन के लोग थे विशेषज्ञ थे वो ये मानते थे कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी का जो है स्टील नहीं बन सकता या इम्पॉसिबल है। बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप द सिचुएशन वाज चेंजिंग, लेकिन जब टिस्को कंपनी का फैक्ट्री का यहाँ पर स्थापना हुई तो ये सारी जो है कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो गई। इससे देखिए क्या हुआ, इन 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था एंड स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड फॉर वॉर इन यूरोप, जिसकी क्या थी, जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज्यादा यूरोप देश को कौन सप्लाई कर रहा था, हथियार और जितनी भी डिमांड थी जो स्टील से रिलेटेड जितने भी गोला बारूद होते थे वो कौन देता था, ब्रिटेन से आते थे। सो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील टू इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू द टिस्को सप्लाई द रेल्स। अब क्या हुआ कि इस चीज को जब टिस्को की स्थापना हो गई तो इसको जो ब्रिटेन का बिजनेस जो था वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। नष्ट कहने का मतलब है कि बिल्कुल पिट गया था। अब क्या हुआ, इंडिया में जितनी भी डिमांड्स होती थी रेल्स की, मतलब कि पटरियां जो बनाई जाती थी बिछाई जाती थी वो कौन सप्लाई करने लगा, टिस्को कंपनी द्वारा सप्लाई होने लगी थी। अब देखिए बाय 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज द बाइंग 90%, और जितनी औपनिवेशिक कंपनियां थी वो लगभग 1919 में टिस्को में बनने वाला लगभग 90% जितना भी प्रोडक्शन होता था वो हमारी औपनिवेशिक कंपनियां खरीद लेती थी। इन द केस ऑफ आयरन स्टील एज केस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन occurred only when the British imposed into the Indian decline in the market for Indian industrial goods increased। क्या आपने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्रीज का कैसे पतन हुआ, उसके बाद वापस कंपनीज और फैक्ट्रीज की स्थापना हुई और औपनिवेशिक औद्योगिक क्रांति के बाद में वापस हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि एक आपको स्पेशल बॉक्स दिया हुआ है सॉरी, उस बॉक्स में जापान की भी कंडीशन दी हुई है। पहले आप देखिए कि जैसे इस्पात के और औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब ब्रिटिश का जो मार्केट था बिल्कुल पिटा, डिक्लाइन हुआ, उनका बिजनेस जो इंडस्ट्री बिजनेस जो था उनका पिटा, तभी हमारे इंडिया का सक्सेस हुआ। लेकिन औद्योगिक वस्तुओं की मांग का इजाफा हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे भी पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो नाम सामने आए थे उसके बाद में धीरे धीरे ये बात हुई कि वर्ल्ड वॉर के बाद
बारे में यहाँ पर बताई।